देखिए आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी है कर्नाटका का एक जिला है उडुपी। इसी जिले में एक इलाका है ककला। इसी में एक शख्स एक परिवार रहा करता था। इस परिवार में जो एक शख्स है जिसकी कहानी है उनका नाम है बालकृष्ण। बालकृष्ण की उम्र 44 साल और इनकी एक पत्नी जिसका नाम है प्रतिमा। बाकी इनके माँ बाप इनके भाई बहन साथ में रहते थे। ये हंसता खेलता परिवार था। सब कुछ सही था, पैसों की कोई कमी नहीं थी। इनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। समय आता है सितंबर साल 2024 का आखिरी सप्ताह। बालकृष्ण को अचानक से तबीयत उसका खराब होने लगता है। उसे उल्टियां होने लगती। तमाम जो परिवार वाले थे वो लोकल डॉक्टर को दिखाते और फिर दवा लाते। लोकल डॉक्टर कुछ दवाइयां देता, फिर वो बालकृष्ण खाता। लेकिन दवाई खाने के बावजूद भी बालकृष्ण की तबीयत ठीक नहीं हुआ। इसके बाद उसे और उल्टियां और फीवर आने लगे। अब वही लोग सोचते चलो दूसरे डॉक्टर से दिखाते हैं। फिर वो लोग दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। वो भी बोलता है कि नहीं ये बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी 2-4 दवाइयां देता और कहता है इसका सेवन कीजिए सही रहेगा। अब बालकृष्ण वापस घर आता, उस दवाइयों को 1-2 दिन खाता, लेकिन तबीयत बिगड़ता जाता। उल्टियां और होती और बुखार और चढ़ने लगता। अभी लोग सोचते परिवार वाले क्या लोकल डॉक्टर से कुछ होने चलो एक अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं। वो लोग वहां के सबसे अच्छे हॉस्पिटल पहुंचते हैं, सिटी हॉस्पिटल। सिटी हॉस्पिटल में ले जाके दिखाते हैं। अब जब वहां पे तमाम रिपोर्ट होता है, तमाम चीजें चेक होते हैं, तमाम टेस्ट किए जाते हैं, तो उसमें एक बीमारी सामने आता है जॉइंडिस का। जॉइंडिस का समझ दिखाया जाता है। अब एक बीमारी पकड़ा गया था जॉइंडिस। इसके बाद डॉक्टर वहां के जो तमाम थे वो दवा देते हैं जॉइंडिस को कंट्रोल करने के लिए, जो भी उनकी दवाइयां होती है। अब बालकृष्ण घर आता है और कुछ समय का दवा मिला था। अब बालकृष्ण उन दवाइयों का सेवन करना शुरू कर देता है। दवाइयां लगभग 1 हफ्तों तक वो सेवन करता, लेकिन 1 हफ्तों में अब बिल्कुल भी सुधरता नहीं तबीयत, बल्कि और बिगड़ता। उल्टियां होती, बुखार होता। अब इनके परिवार को कुछ समझ में नहीं आता कि करे तो करे क्या। पहले 2-3 डॉक्टर को दिखा दिया, सिटी हॉस्पिटल में चेक करवा दिया, रिपोर्ट हो गया, बीमारी पकड़ा गया, लेकिन तबीयत ठीक क्यों नहीं हो रहा है। ये लोग सोचे काम करते हैं इससे भी अच्छे हॉस्पिटल में चलते हैं। पैसों की कोई कमी थी नहीं, सब कुछ सही था इनके पास। फिर वहां के अपने शहर के बड़े हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। अब वहां पे जो डॉक्टर थे वो चेक करते हैं, वो तमाम रिपोर्ट को चेक करते हैं, तमाम चीजें पहले के देखते हैं, फिर अपनी वो नई रिपोर्ट चेक करते हैं, तमाम तरह के टेस्टें करते हैं और फिर जाके वो बोलते हैं कि इन्हें ब्लड कैंसर हो चुका है और ये शायद ये आखिरी स्टेज है, अब इनका बचना मुमकिन नहीं है, ज्यादा समय तक ये नहीं बच पाएंगे। अब ये सुनते ही मानो पूरा परिवार का पैरों तले जमीन खिसक जाता है और परिवार वाले हैरान हो जाते हैं कि इन्हें ब्लड कैंसर कैसे हो गया अचानक। खैर डॉक्टर बोलते कि देखिए अब ये तो नहीं कर सकते, लेकिन एक काम कर सकते हैं, हम इन्हें पेन किलर दे सकते हैं जिससे इनका दर्द कम रहे। बाकी हम बता नहीं सकते, माफी कीजिएगा। हाथ खड़े कर लेते डॉक्टर। तमाम डॉक्टरों को दिखाया जाता है, सभी डॉक्टर हाथ खड़े कर लेते हैं। अब ये लोग घर लाते हैं बालकृष्ण को। घर लाने के बाद ये बातें पूरे रिश्तेदार, पूरे परिवार, दोस्तों में और तमाम पड़ोसियों में फैल जाती। अब सभी लोग राम बालकृष्ण से मिलने आते, सभी उन्हें सांत्वना देते, बातें करते। अब पूरे पड़ोसी भी हैरान थे, परिवार वाले भी हैरान थे कि अचानक एक अच्छा खासा इंसान कैसे इतना बीमार हो गया कि अब वो आखिरी स्टेज पे कैंसर का आ गया और कैंसर का कोई इलाज भी नहीं, वो भी आखिरी स्टेज है। तमाम लोग उदास हो जाते, तमाम परिवार लोग उदास हो जाते। लेकिन करते तो करते क्या, कुछ दिन आए, कुछ दिन बाद सभी परिवार चले गए, क्योंकि एक परिवार के एक घर में कोई कितना दिन रुक सकता है। समय गुजर रहा, समय लगभग 25 दिन गुजरे। इन 25 दिनों में अचानक से बालकृष्ण का तबियत खराब हो गया, ये तमाम चीजें। 25 दिन बाद तारीख आती है 25 अक्टूबर साल 2024। इस दिन घर में कोई नहीं था। घर में तमाम जो उसके बालकृष्ण के भाई बहन या फिर उसके जो माता पिता थे वो लोग बाहर गए हुए थे किसी काम से। अचानक से प्रतिमा कॉल करती है, बालकृष्ण की पत्नी। बालकृष्ण की पत्नी कॉल करती है अपने सास ससुर को कि देखिए ना इनको कुछ हो गया है। अब फौरन भागे भागे उसके माँ बाप आते हैं, देखते हैं कि सामने प्रतिमा रो रही है और उनका बेटा सामने दम तोड़ चुका है, यानी कि बालकृष्ण मर चुका है। अब ये बात तेजी से फैल जाती है पूरे मोहल्ले में, पूरे परिवार रिश्तेदार में। वो बालकृष्ण का भाई को भी पता चलता है, वो भी फौरन आता। अब चारों तरफ मानो कि मातम छा गया था। सभी को अंदेशा तो था कि बालकृष्ण मरेगा, लेकिन इतनी जल्दी मरेगा इस बात का अंदेशा किसी को नहीं था। अब चारों तरफ रोना धोना, तमाम जो क्रियाएं होती है, अंतिम संस्कार की जो तैयारियां होती है वो शुरू हो जाती है। लेकिन लाश को कुछ रोकने का फैसला लिया जाता है ताकि जो लोग दूर रहते हैं, जो परिवार दूर रहते हैं, वो आखिरी बार आके देख ले और आखिरी बार दर्शन कर ले। इसी बीच तमाम मातम के बीच जो बालकृष्ण का भाई था उसके मन में अचानक से ख्याल आता है कि यार मेरे भाई इतना ठीक था, अचानक ये क्या हो गया। 25 दिन पहले यानी कि सितंबर के आखिरी सप्ताह तक वो बिल्कुल ठीक था, एकदम तंदुरुस्त था। लेकिन
अचानक ऐसा क्या हो गया इन 25 दिनों में कि अचानक में मेरा भाई का तबीयत इतना खराब हो गया, अचानक वो कैंसर के आखिरी स्टेज तक पहुंच गया। मैं बता दूं कि जब उल्टियाँ हो रही थी, तमाम चीजें हो रही थी, उसका शरीर लगातार कमजोर होता जा रहा था। तमाम मतलब अब इतनी उल्टियाँ होंगी, इतने बुखार होंगे, तो किसी का शरीर कमजोर होगा और किसी का भी मतलब जो ढांचा है शरीर का वो मतलब पतला होता जाएगा। तो अब बालकृष्ण के भाई को ये बात समझ नहीं आई कि उसे कुछ शक होता है कि 25 दिनों में ऐसा क्या हो गया मेरे भाई को कि एक स्वस्थ इंसान पूरा उसका शरीर कमजोर हो गया, पूरा सुस्त पड़ गया और अचानक लास्ट कैंसर के लास्ट स्टेज पे पहुंच के वो मर गया। उससे पहले तो बिल्कुल ठीक था। क्या कैंसर इतना जल्दी हो जाता है, किसी को भी लास्ट स्टेज इतना जल्दी कोई पहुंच जाता है? ये तमाम तरह का सवाल उठता है बालकृष्ण के भाई को कि मेरे भाई के साथ अचानक कैसे हो गया। उसे कुछ डाउट होता है। वो कहता है कि एक काम करता हूँ। उसे ध्यान आता है कि हमारे घर में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। देखता हूँ कि हमारे जाने के बाद आखिर कोई आया था क्या हमारे घर में। ये तमाम मातम के बीच वो उठ के जाता है वहां पे सीसीटीवी मॉनिटरिंग के पास, वहां पे पहले की फुटेज देखता है जब वो अपने घर से 25 अक्टूबर को जाता है उसके बाद की। वो देखता है कि कोई एक शख्स उसके घर में उसके बाद आया और कुछ देर बाद वो शख्स आकर चला गया। उसके बाद प्रतिमा ने कॉल किया और अपने सास ससुर यानी कि मुझे और सभी को बताया। सवाल ये कि वो शख्स है कौन, और तमाम सवाल जो बालकृष्ण के भाई के मन में उठ रहे थे, वो खुद परेशान था और समझ नहीं पा रहा था। उसे लगता है कि यहाँ पे मामला कुछ गड़बड़ है, पुलिस को कॉल करना चाहिए। अब पुलिस आती है, पुलिस बॉडी को जब्त करने का फैसला लेती है कि हमें शक है कि ये एक मर्डर है, ना कि कोई वो बीमारी से मरा है। अब तमाम जो रिश्तेदार पड़ोसी जो उसके माँ बाप थे बालकृष्ण के, वो हैरान हो जाते कि अब तक हम इसे नेचुरल डेथ समझते, पुलिस का केस कहाँ से आ गया। फिर पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा जाता है। अगले दिन 26 अक्टूबर साल 2024 को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती और इसमें ये बात क्लियर होती कि बालकृष्ण को गला दबा के मारा गया है, ना कि कोई बीमारी की वजह से वो मरा है। मतलब कि गला दबा के माफ कीजिएगा, सांसों को रोका गया है। हाँ, सांसों को रोका गया किसी चीज से दबा के, उससे वो उसकी मृत्यु हुई, ना कि किसी बीमारी से। अब ये सुन के तमाम परिवार हैरान होते कि कैंसर से मरने वाला इंसान आखिर दम घुटने से कैसे मर सकता है। फिर पुलिस के मन में भी वो तमाम सवाल थे कि आखिर ये 25 दिनों का राज क्या है, 25 दिनों का मामला क्या है। लेकिन उस वक्त जब ये मरा, उस वक्त केवल घर में इकलौती उसकी पत्नी थी जिसका नाम है प्रतिमा। और पुलिस प्रतिमा को उठाती है। प्रतिमा तमाम तरह की कहानियां बनाती, तमाम तरह की चीजें करती, लेकिन पुलिस जब अपने पुलिस के अंदाज में सख्ती से पूछताछ करती, तब जाके वो कत्ल एक्सेप्ट करती कि हाँ मेरा हाथ है इसमें, और तब जाके कहानी निकल के सामने आती। तो क्या है पूरी कहानी मैं आपको बताऊं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल ये कहानी आज से 17 साल पहले की। 17 साल पहले बालकृष्ण का प्रतिमा से शादी होता है। शादी होने के बाद ये लोग मुंबई में रहते थे। उस वक्त सब कुछ सही चला था इनके जीवन में। अचानक से एक महामारी फैलती है जो कि कोरोना, जिससे आप और हम सभी वाकिफ है। कोरोना फैलता है, इसी सिलसिले में वो घर वापस आ जाती है, यहाँ पे कर्नाटका वापस आते हैं, अपने घर में रहते हैं। सारा जो काम धाम था वो ठप पड़ जाता है। इस बीच लोगों के पास कोई काम धंधा था नहीं करने को, केवल उन्हें टाइम पास करना था। तो टाइम पास करने के दो साधन थे। पहला साधन कि मोबाइल चलाए, दूसरा कि टीवी। बालकृष्ण जो था वो टीवी देख के अपना दिन रात गुजारता, लेकिन बालकृष्ण जो बीवी थी वो मोबाइल चलाती, और इस मोबाइल में वो रील बनाना शुरू कर देते इंस्टाग्राम पे। देखते देखते उसके इंस्टाग्राम रील चलने लगती, वो थोड़ी थोड़ी फेमस होने लगती है। इसी बीच उसकी मुलाकात होती है दिलीप हेकड़े नाम के एक शख्स से इंस्टाग्राम पे। पहले तो नॉर्मली एज ए फॉलोअर, एज ए इन्फ्लुएंसर बात होती, फिर उन लोगों की दोस्ती हो जाती। ये दोस्ती देखते देखते कब पसंद में बदल जाती पता ही नहीं चलता। अब ये पसंद हो चुका था, प्यार उन लोगों को एक दूसरे से हो चुका था, सब कुछ सही चलता। इधर लॉकडाउन अनलॉकडाउन होने लगता, और फिर वो लोग डिसाइड करते कि जब हम लोग प्यार करते सब हो ही गया है तो क्यों ना हम लोग मिले, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो ये लोग पूछते कि आप लोग रहते कहाँ है, एक दूसरे से पूछते, तो पता चलता है कि अगल बगल के ही दोनों है। तो ये लोग अनलॉकडाउन होने के बाद मिलना का फैसला लेते और फिर मिलना शुरू करते। अब इधर वो लोग मिलना शुरू करते हैं, लॉकडाउन हो जाता है, मिलने लगते। अब इन लोगों का प्यार गहराता जाता है, प्यार बढ़ता जाता। लेकिन कहते हैं कि यार नहीं, प्यार नहीं छुपता यार छुपाने से। इस बात की भनक बालकृष्ण को लग जाती है। वो अपनी पत्नी को मना करता है ये सब रोकने के लिए कहता, लेकिन शायद मना करते करते बहुत देर हो चुकी थी जब वो मना किया। प्यार उन लोगों का परमान चढ़ चुका था। समय गुजरता है, वो लोग पत्नी उसकी बात नहीं मानती। इधर बालकृष्ण को पता चलता है कि उसकी पत्नी उसकी बात नहीं मान रही है, अभी भी उसके साथ प्रेम प्रसंग में है। तो फोन वो शक्ति और आजमाने लगता है, शक करने लगता है। बालकृष्ण रील बनाने से भी मना करता, मिलने से भी मना करता और शक्ति आजमाने लगता। अब ये सब देख के वो अपने प्रेमी दिलीप हेकड़े से बात करती
दिलीप फेकरे और प्रतिमा को समझ आ जाता कि अब हम शायद हमारा रिश्ता खत्म करना होगा। दो ही ऑप्शन था इनके पास अब, या तो रिश्ता को खत्म करे या तो फिर उसे हटाए बालकृष्ण को रास्ते से। दोनों बातें करते हैं और इस बात का सिलसिला ये निकलता है, ये सोल्यूशन निकलता है कि हम दोनों तो अलग हो नहीं सकते क्योंकि प्यार बहुत बढ़ चुका है, अब रास्ते से बालकृष्ण को हटाना होगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अगर बालकृष्ण को रास्ते से हटाते हैं तो आज नहीं तो कल पुलिस किसी न किसी सुराग के जरिए हम तक पहुंच जाएगी, ताकि मारे तुम्हारे कैसे रास्ते से हटाए कैसे। फिर दोनों प्रतिमा और दिलीप फेकरे मिलकर रिसर्च करते हैं। रिसर्च करते करते तमाम सोशल मीडिया, तमाम गूगल, तमाम यूट्यूब, तमाम तरह के वेबसाइट को चेक करते कि आखिर कैसे मारे एक इंसान को कि पुलिस को शक ना हो और धीरे धीरे वो मर जाए। तब जाके उन्हें एक केमिकल के बारे में पता चलता। मैं उस केमिकल का नाम नहीं बताऊंगा। उस केमिकल का काम था ये कि वो धीरे धीरे एक इंसान को मार देता है और कैंसर के आखिरी स्टेज तक पहुंचा देता है। लेकिन अब सवाल और समस्या ये थी कि जो केमिकल के बारे में उन्हें पता चला वो केमिकल ऐसे नहीं मिलता है किसी को, तब किया क्या जाए। फिर दिलीप फेकरे वो अपना भेष बदलता है और एक लैब का जो मतलब जो भी कह सकते हैं ड्रेस कोड होता है वो पहन लेता है। वहीं के बगल में एक लैब था, रमन लैब। उस लैब में जाता है और बल्क में उस केमिकल को ऑर्डर करता है और लेता है। अब बल्क में लेने के बाद ये चीज वो जून में ही ले लिया था। जून में लेके प्रतिमा को दे देता है और प्रतिमा हर दिन खाने में 2 से 4 बूंद उस केमिकल को मिला देती। जून से स्टार्ट करती, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर का आखिरी सप्ताह, उसके बाद अक्टूबर, इतने समय से वो दे रही थी। सितंबर के आखिरी सप्ताह में ये दवा यानी केमिकल असर करना शुरू करती और धीरे धीरे खोखला करने लगती शरीर को बालकृष्ण के। जब खोखला होने लगता और तबीयत बिगड़ने लगती और फिर 20-25 दिन बाद पता चलता है कि उसे कैंसर हो चुका है। लेकिन अब समस्या ये थी कि ऑलरेडी वो जो केमिकल इतने महीने से 5-6 महीने से यूज हो रहा था वो खत्म होने के कगार पे था। और अब ये सोच रहे थे कि अब और कितना दिन ये सब नाटक चलेगा, क्यों ना इसे हम लोग मार दें। ऐसे भी अगर मर जाएगा अब तो किसी को शक नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया कि ब्लड कैंसर के आखिरी स्टेज पे है। तब मारे तुम्हारे कैसे और पता कैसे नहीं चले। इसी बीच उन्हें एक मौका मिल जाता है। 25 अक्टूबर साल 2024 को घर पे कोई नहीं होता। प्रतिमा दिलीप फेकरे को कॉल करती है। दिलीप फेकरे घर पे आता और उसका मतलब सांसें रोकने की तकिया से कोशिश करता। वहीं पे मर जाता है बालकृष्ण। अब इनको लगता है कि अब पुलिस नहीं पकड़ेगी, पुलिस कोई केस ही नहीं बनेगा, क्योंकि सबको पता है कि आखिरी स्टेज पे कभी भी मर सकता है। और फिर वो मर गया। जब इस बात का पता चला पुलिस फौरन रमन लैब जाती है, वहां पे एंट्री चेक करती है। एंट्री पाया जाता है, बल्क में ऑर्डर था ये भी पाया जाता है। इसके बाद जो केमिकल की जो शीशियां थी जो भी होता है उनको खोजा जाता है, वो भी मिल जाता है। फिर पुलिस अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले का खुलासा करती है। तो बताइए आपकी इस कहानी पे क्या राय है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में विचार को जरूर रखिएगा। मैं ऐसी कहानियां अक्सर लाया करता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। मैं एक नई कहानी में मिलूंगा, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।